बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए हमने बहुत कुछ प्लान किया है। हम एज़ यूजुअल अपनी न्यूज़ शामिल करेंगे जिसमें आपके मसाइल हमेशा से हम उजागर करते रहे हैं, आपकी आवाज़ बनते रहे हैं और इंशाअल्लाह बनते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको सेल्स प्रमोशन का भी आज बताएंगे, मार्केट की सूरत हाल क्या है वो भी बताएंगे और इस पर जो दावे करते हैं हुकाम बाला कि उनकी जानिब से नोटिस लिया जाता है तो किस हद तक नोटिस लिया जा रहा है ये भी आपको आज के शो में बताया जाएगा। फिर एक बहुत बड़ा मसला जो कि हमारे मुआशरे में बढ़ता चला जा रहा है, तशद्दुद, घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर हमारे सामने होती है। इसको भी हम जो है आज हर एंगल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आया वो लोग जो कि अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जिनकी अभी काम करने की उम्र भी नहीं होती है, उनको किसी के घर में छोड़ देते हैं मुलाजमत के लिए, उनके लिए जो है क्या होना चाहिए, किस तरह से हुकूमत को प्लान करना चाहिए जो कि नहीं किया जा रहा। और फिर वो लोग जिनके घर में मुलाजमा रखी जाती है, वो जो तशद्दुद करते हैं, उनकी ज़हनी कैफियत क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और एक अहम चीज़ जिसका तस्करा आज हम हर तरफ सुन रहे हैं, बच्चों में एक हम देख रहे हैं कि बीमारी पाई जा रही है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसके केसेस भी रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। वो बच्चे जिनको कोरोना वायरस हो रहा है वो इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, तो इसकी डिटेल्स भी हमने शामिल करनी है। आज का प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है। मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि आप तक इंफॉर्मेशन हम पहुँचा सके। सबसे पहले जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। हमारे साथ हैं जुनेद रियाज। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं आपके पास? मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो हवाएं हैं वो 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने का इम्कान है और मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने की वजह से आज बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी दिन भर जारी रहेगा और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो मतलब अबरआलूद रहने की वजह से दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए जिसकी वजह से आप हबस जो है वो महसूस कर सकेंगे और सुबह के वक्त जो रिकॉर्ड किया गया हवा में नमी का तनासब वो 80% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 56% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज़ और इतवार के रोज़ जब शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने की वजह से शहर में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जी, आज और कल शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा, बारिश के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल आप हमेशा हमें बताते हैं और मौसम कैसा रहेगा ये हम अपने नाजरीन को बताते रहते हैं। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। आज लीड स्टोरी हमारे पास है, शहर लाहौर में दुबई की तर्ज पर शहर बसाने का फैसला, निजी शोबा 5000 अरब की सरमायाकारी करेगा। जी, तो अगली खबर हमारे पास है, ईद उल अज़हा की छुट्टियों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। 72 रुपए लागत आती है, 65 रुपए किलो चीनी कैसे दे शुगर मिल्स मालिकान। और अगली खबर हमारे पास है जी, एक्सपो सेंटर इंतजामिया को महकमा सेहत का कोरा जवाब। जी, तो नाज़रीन ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। पहले मैं आपको ये बता दूं, हुकूमत के खिलाफ मेरे से कोई बात ना करवाइएगा आप। नहीं, मैं तो हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं करने लगी। आज तो मैं बड़ा अच्छा स्टार्ट करने वाली थी भट्ट साहब। अब मैं कोई आज बात नहीं करूंगा। ये दुबई सामने मेरा देख के मैं तो पूछने वाली थी, आपका कोई प्लान है दुबई जाने का? ये अगर इधर दुबई बना दे तो मैं उधर क्यों जाऊंगा? देखिए, मैंने हुकूमत के खिलाफ बात ही नहीं की, मैंने तो पूछा है कि आपने कभी दुबई जाने का प्लान बनाया? देखें, बनाया बड़ी दफ़ा, लेकिन मेरा पासपोर्ट भी ख़त्म हो गया है, जेब में नहीं, जेब में इतने पैसे नहीं है। पासपोर्ट दोबारा बन सकता है, लेकिन अब क्या करें कि खैर ये अच्छी ऑप्शन है, फिर दुबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं
शहर लाहौर में दुबई की तर्ज पर नया शहर बसाने का फैसला किया गया है। अब आपने तो दुबई नहीं जाना, लेकिन ये फैसला कैसा है मुझे ये बता यानी कि दुबई चल के यहाँ पे आ जाएगा? कुछ तो होगा भट्ट साहब, अभी तो फैसला हुआ है, ये आपने बताना है कि अब क्या होगा। देखिए अभी तो फैसला हुआ है, अभी तो अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया जाएगा, उसका ऑर्डिनेंस जारी होगा। ऑर्डिनेंस के बाद जो है फिर उसके अंदर आप मेंबर्स भर्ती करेंगे, निजी शोबे से जितने भी ताल्लुक़ रखने वाले होंगे वो आएंगे। ये थोड़ी है आप मुझे ऐਵੇਂ दुबई के वो ख्वाब दिखाने अभी से शुरू हो गई हैं, दुबई 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 दुबई। भाई दुबई अभी बड़ी दूर है, ये वाला दुबई अभी बड़ी दूर है। बट नहीं तब तक ये भी है कि नहीं है जिन्होंने दुबई बसाना है, और जिस जगह बसाना उसके खिलाफ तो रिट भी हो गई है अदालत के अंदर। आप मुझे बताएं, रिवर रावी वाला ये प्रोजेक्ट है तो उसके खिलाफ तो वो कोर्ट में चले गए हैं। अगर कोर्ट ने समात के लिए मंजूर कर लिया तो अथॉरिटी का क्याम तो दूर, ये दुबई वो हनूज अस्त वो क्या है वो मैं मिसाल रहने दे। चले ये होगा या नहीं होगा, इस फैसले से हमारे लाहौरियों के लिए बेहतरी क्या होगी, इसके नुकात क्या हैं, ये फैसला करने का मकसद क्या है, मुझे थोड़ी सी इसकी डिटेल्स भट्ट साहब बता दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है पानी का मसला भी हल हो जाएगा, ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा, वहाँ पे तो बैराज भी बनेगा, उसके अंदर ये कि बैराज भी बनेगा वहाँ पे जो है, यानी कि कसीरुल मंजिला इमारत। जिस तरह आप ये कह लें मैं दुबई नहीं जाता, कराची के अंदर आपने देखा है फ्लैट्स का एक सिस्टम है, बड़ी बड़ी कसीरुल मंजिला इमारतें हैं। ये यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो भी चुके हैं। देखिए नई आबादियों का हुक्म तो बहुत जगह पे है कि जब शहर की आबादी आपकी ज्यादा हो जाए तो आपको नई आबादियां बसानी चाहिए। ये अमल बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था कि आपका लाहौर शहर जितना कंजस्टेड हो गया है, जितना यानी कि आपस में जुड़ चुका है यहाँ पे कि आप ये फैलाव की जरूरत है। अब बिल्कुल फैलाव की जरूरत है। अब देखें ना रायविंड जहाँ पे कभी कोई जाने का सोच भी नहीं सकता था, वो अब कोई दूर नहीं है हमसे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी अमल था। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ये जितनी जल्दी इंप्लीमेंट करें तो वो बहुत अच्छा है। इसके अंदर अभी जो इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन आप चाह रही ना, वो इसी के अंदर यही है कि 1 लाख एकड़ के ऊपर ये बनेगा, वहाँ पे बैराज भी बनाया जाएगा, और उसके अलावा जो है ये बुनियादी तौर पर रिवर रावी के किनारे पर ये बनाया जा रहा है। अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करूंगा। ये साबका दौर के अंदर ये प्रोजेक्ट इसके ऊपर गौर किया गया था, लेकिन उनको इतनी मोहलत नहीं मिली, इन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन ये जितनी जल्दी करेंगे ये उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अवाम के लिए भी, शहरियों के लिए भी, और ख़ुद हुकूमत के लिए भी। क्योंकि देखें वसाइल आपके सुकड़ते जा रहे हैं। ऐसा ही है। कोरोना ने सब कुछ यानी कि सिर्फ पाकिस्तानी ओवरऑल जो दुनिया की मुआशी सूरत हाल है उसको उखेड़ के रख दिया है। अब हमारे पास इतने मुआशी वसाइल नहीं हैं, ना आ रहा है कुछ ना कुछ, बल्कि हमारे से मुसलसल जा ही रहा है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हुकूमत इसके ऊपर बड़ा संजीदा होके इंप्लीमेंट फौरी तौर पे शुरू करवा दे। देखिए आपने अपने पल्ले से कुछ नहीं देना, बिल्कुल आप जो है इसके अंदर ले रहे हैं। बट साहब अब दो चीजें जिनका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, ये मुकम्मल होना चाहिए, साथ ही साथ आपका फोकस इस बात पर भी है कि ये बहुत लंबा चला जाएगा। मुझे ये जो वाकई अवामी फलाह के होते हैं जिससे बेहतरी आती है, क्यों उनको इतना लटका दिया जाता है? कुछ मंसूबों की मिसाल तो हमारे सामने है, इतना लगाया पैसा अवाम का कहाँ पर मट्टियों में जो है इस टाइम हम देख रहे हैं, और अवाम के पैसों को किस तरह से जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। अब अगर ये इस तरह के ज़बरदस्त फैसले हैं, क्रेडिट भी हुकूमत को जाना है, तो ये इतने लंबे क्यों हो जाते हैं? इसकी वजह क्या है? देखिए बुनियादी तौर पर जो मैं समझ पाया हूँ इन पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, इनके सामने मंसूबे बना के रख दिए जाते हैं। जब कागजों के अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर इनको मंसूबे दिखाए जाते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, सही। लेकिन वो सिर्फ प्रेजेंटेशन की हद तक होता है, उसके ऊपर ग्राउंड पर होमवर्क नहीं किया जाता। हमारा असल मसला यही है कि हम ग्राउंड पर होमवर्क करने के बाद चीज़ को नहीं लेके आते हैं। हम पहले ही सारा यानी कि कागजों के अंदर सारी चीज़ मुकम्मल करके दिखा देंगे, ए पूरा जी। अब उसके ऊपर इंप्लीमेंट जब आपने करना है तो उसके ऊपर आपका होमवर्क भी तो पूरा होना चाहिए। आपका होमवर्क पूरा नहीं होता है, इस वजह से ये मंसूबे लटक जाते हैं। जिस मंसूबे की तरफ आपने इशारा किया, मैं आपको बताऊं, वो बुग़्ज़ माविया वाली ये इसलिए जो उनसे है वो उस मंसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल नहीं करेंगे, क्योंकि इस मंसूबे के ऊपर जितनी तनकीद ये खुद करते रहे हैं और जितना इन्होंने इसके ऊपर इशू उठाया है,
یہ اس کو نہیں کریں گے. اورنج ٹرین اتنی جلدی چلنے والی لیکن نہیں ہے. صرف آپ یہ سوچ لیں کہ عوام کا پیسہ ہے جو کہ دھول مٹی کی نظر آپ کر رہے ہیں, سوچنا نا. زنگ لگ رہا ہے وہاں پر جنگلوں کو, اور عوام کا پیسہ جو ہے وہ کس طرح سے ضائع ہوتا جا رہا ہے. تو اگر آپ یہ سوچ کے عوام کی فلاح کے لیے ہی منصوبہ شروع کر لیں گے تو میرے خیال سے کچھ تو بہتری ہو جائے گی. چلے کریڈٹ آپ کے نام ہی آ جائے گا. دیکھیں یہ تو ہم ان کو بارہا کہہ چکے ہیں, آپ پھر مجھے پٹری سے اتار رہی ہیں. میں حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوں, آپ پھر مجھے پٹری سے اتار رہی ہیں. نہیں بٹ صاحب, ہم تو تعریف سے شروع ہوئے ہیں اب, لیکن جو حقیقت آپ کے سامنے ہے. آج میرا موڈ نہیں ہے, میں حکومت کی بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں. اگلی خبر کی طرف آئیں گے, وہاں پر بھی میں آپ کو نہیں روک سکوں گی, کیونکہ یہاں پر تو خبر یہ ہے کہ 20 ارب مالیت کے ترقیاتی منصوبے فنڈز نہ ہونے کے سبب تعطل کا شکار ہیں. پلاننگ ایک نہیں کی جا رہی ہے, پیچھے یہ صورتحال ہے. بات کر لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں بٹ صاحب مخالفت کرتے ہیں یا پھر بٹ صاحب تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہماری کیسی ہیں تو ہمیں مراد کیسی ملے گی. ایگزیکٹلی, آپ اس لیے جو ان سے ہے وہ فکر نہ کریں, ہم نے بنیاد ہی ایسی رکھی ہے, ہم سارا کچھ کر جائیں گے. جو آخری جو وہ باسکٹ کے اندر پتے شتے رہیں گے نا, ہم وہ بھی اب کھیل رہے ہیں. اب سود کے ساتھ ہم معیشت تو پہلے بھی چل رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, معیشت کے اوپر ہماری سود پہ چلی, لیکن اوپنلی اعلان کے بعد ہم یہ سارے منصوبے بھی مکمل کریں گے. ہماری پی ٹی آئی حکومت منصوبے بھی مکمل کرے گی, اللہ کے ساتھ جنگ بھی کرے گی, استغفر اللہ, اور باقی جو معاملات ہیں اس کو بھی ہینڈل کیے جائیں گے. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں, یہ منصوبے پی ٹی آئی ضرور مکمل کرے گی. ابھی دیکھیں قائد اعظم اس کے اندر انڈسٹریل اسٹیٹ پارک ہے, اس کا منصوبہ میں آپ کو ساری پریس ریلیز نکال کے دکھا سکتا ہوں. جو ہمارے منسٹر تجارت جو ہے پنجاب کے, انہوں نے جتنی جاری کی, ان کی ہر پریس ریلیز کے اندر اس بات کا ذکر ہوتا تھا قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ اتنے ارب سے بن رہا ہے اور اس کے لیے ہم 1 ونڈو آپریشن کریں گے, اس کے لیے PC1 بھی تیار ہو گیا, وہاں پہ یہ بھی ہو گیا, وہ بھی میں ساری کہیں گے, میں ساری پریس ریلیز نکال دوں گا. اب اس خبر کے بعد آپ مجھے بتائیں, کیا اس منسٹر کا فرض نہیں بنتا کہ وہ ریزائن دے جائے؟ کچھ تھوڑی بہت لٹل بٹ, میں کہتا ہوں تھوڑی سی بندہ اپنے سٹیٹمنٹ کے اوپر ندامت کا اظہار ہی کر دیتا ہے کہ میں نے جو سٹیٹمنٹس دیتا رہا ہوں. بٹ صاحب اگر آپ ندامت کی بات کر رہے ہیں, آپ سٹیٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ کون کون سی سٹیٹمنٹ, یہاں تو لوگ کہتے ہیں جس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جس چیز پہ نوٹس لیا جاتا ہے اسی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, تو پھر کہاں پہ آپ کہیں گے کہ ندامت کی جائے؟ یہاں تو ہر چیز میں دیکھا جا رہا ہے, کہا کچھ جاتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے, کیا کچھ جاتا ہے. تو یہاں پہ تو یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے بٹ صاحب. دیکھیں بالکل بن چکا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اللہ پاک سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے. میں بھی بہتری کی امید رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں. اب دعا کر سکتا ہوں, یہ 20 ارب کے جو مالیاتی, اب میں دعائیں ہی اب کر سکتا ہوں. میرے یعنی اب آپ نے مخالفت چھوڑ دی ہے, آپ میں دعاؤں پہ بیٹھ گیا. میں سوچ رہا ہوں مصلی پہ بیٹھ کے جو ان سے نا 5 وقت نماز پڑھوں گا, وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان حکومت کو اس قابل بنا دے, اپنے پیروں پہ یہ کھڑے ہو جائیں. حالانکہ صحیح کہا آپ نے, واحد سہارا تو پھر اللہ پاک کی ذات ہی ہے. جہاں کہیں پہ بھی ہماری سنوائی نہیں ہوتی تو وہ ذات تو بیٹھی ہے ہماری سننے کے لیے. اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں. عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز, پارک اور تفریحی مقامات بند رہیں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر کیبنٹ کمیٹی برائے کرونا اینڈ ڈینگی کنٹرول کا خصوصی اجلاس ہوا ہے. کیسے دیکھتے ہیں بٹ صاحب اس فیصلے؟ دیکھیں وہ یہ بھی تو بتانا چاہیے تھا, وہ میں نوید صاحب سے کہوں گا سر وہ خبر تو آپ نے لگائی نہیں جو لگانے والی تھی. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں جو کل اجلاس ہوا اس کے اندر اس بات کے اوپر بڑا تشویش کا اظہار کیا گیا کہ عید الاضحیٰ پہ اور عید الاضحیٰ کے فوراً بعد محرم الحرام آ رہا ہے, کرونا کے پیشنٹس زیادہ ہو جائیں گے, بہت زیادہ ہو جائیں گے. یہ اس کے اوپر باقاعدہ یعنی کہ فیگرز رکھے گئے کہ اس طریقے سے پریزنٹیشن دی گئی. اور اس کا ایک ہم ایکسپیرینس کر بھی چکے ہیں. جی بالکل, آپ نے دیکھا کہ بازار وغیرہ کھلے, لوگوں کا ہجوم, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے پھر اس طرح سے لوگوں نے باہر نکلنا ہے خریداری کے لیے جانوروں کی, تو پھر ہمارا سوشل ڈسٹینسنگ والا ایک وہ جو عنصر ہے وہ تو بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی, ہم بار بار حکومت کیوں اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہی ہے, کیوں کہہ رہی ہے بار اسمارٹ لاک ڈاؤن. سر آپ میرے ساتھ چلیے نا, خیر آپ کو تو خیر پتہ ہی ہے. میں کہتا ہوں کوئی اگر حکومت کا کوئی بندہ سن رہا ہے, بھائی اگر آپ کو آپ بار بار اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, آپ میرے ساتھ چلیے, ابھی چلتے ہیں, چلیں ابھی نہیں تو رات کا کوئی پروگرام بنا لیتے ہیں, آئے میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا, چائے بھی پلاؤں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا 7 بجے کے بعد ریسٹورنٹس بند ہیں, کیا وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا ہے یا نہیں کھایا جا رہا, کیا دکانیں کھلی ہیں یا نہیں کھلی ہیں. ہم چل کے جائزہ لے لیتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں ریسٹورنٹس بھی کھلے ہیں,
آپ میرے ساتھ پوش ایریا میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آئیں گی جو کھانا کھا رہے ہیں, بیٹھ کے اندر کھانا کھا رہے ہیں. بالکل. آپ پوش ایریا سے ہٹ کے کسی بھی چھوٹے ایریا میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی کھانے کھائے جا رہے ہیں, دکانیں بھی کھلی ہیں, لوگوں کی ریل پیل بھی ہے, کسی نے ماسک بھی نہیں لگایا ہوا. صرف کی کون سا سمارٹ لاک اور بٹ صاحب یہ آپ بات کریں گے تو سب کہیں گے کہ ایس او پیز کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے. خیر شہر میں کرونا کے مریض جو ہیں 305 نئے سامنے آئے ہیں اور 7 علاقے سیل بھی کیے گئے ہیں. 305 نئے کیسز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, کمپیریٹیولی کم, لیکن اس کو آپ کم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے اس طرح سے نہیں کیے جا رہے ہیں, لوگ ٹیسٹ کروا بھی نہیں رہے ہیں, تو ہم تو بالکل نہیں ریلیکس ہو سکتے کہ کیسز کم ہو رہے ہیں. دیکھیں بالکل یہ درست بات ہے, کیسز کیوں کم آ رہے ہیں, کیوں دکھائے جا رہے ہیں, کیوں سنائے جا رہے ہیں. بنیادی طور پر ہم نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ کم کر دی ہے, بہت ہی کم کر دی ہے. تو جب ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کون کس طریقے سے چیزیں سامنے آئیں گی. اور پھر پہلے بھی کہتا ہوں, جو یہ فگرز دیے جاتے ہیں یہ ہمیں محکمہ صحت دیتا ہے, ہم پابند ہیں یہ فگرز دینے کے, اور ہمیں دینے بھی چاہیے کیونکہ جو حکومت کہہ رہی ہے ہم نے وہی دکھانا ہے. نہیں دکھائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں پھر وہ 24 والا ہمارا حال ہو جائے گا. تو اس لیے ہم اپنے سٹی 42 کو بٹ صاحب یہ ہوتا ہے سچ, بچا رہے ہیں, یہ ہوتا ہے سچ کہ آپ نے ہوں. مخالفت نہیں کرنی تھی, لیکن دیکھیں سچ تو خود زبان پہ آ جاتا ہے. سوری معذرت, میں چلے میں دیکھیں جی سچ جو ہے نا وہ سچ یہ ہے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے نا وہ سچ ہے. تو اس لیے پیشنٹس کم ہیں, سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز ہے, کرونا پیشنٹ کم ہو رہے ہیں. اچھا وہ وابڈا ٹاؤن میں نے سنا تھا بہت زیادہ کیسز نکل آئے ہیں, پھر اس کے ساتھ وہ ٹاؤن شپ میں بھی نکل آئے ہیں, ای ایم ای سوسائٹی وہ پیشنٹ پتہ نہیں کدھر سے نکل آئے. وہ 308 تھے, بالکل ایسا ہی ہے, 308 تھے, نہیں انا وہ 308 نہیں تھے, وہ کسی ایک جگہ پہ 308 تھے, بلکہ 308 سے زیادہ کا فگر تھا. اچھا یہ تو 308 کہہ رہے ہیں مکمل ہے, 308 بالکل آپ نے صحیح بات کی. نہیں حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ جو حکومت نے فگر دی ہے نا یہ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, ان کے مطابق 308 ہی ہوں گے. سر عید الاضحیٰ آپ کے قریب آ رہی ہے, جانور جو ہے وہ شہر کے اندر بھی بک رہا ہے, میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا, میں بالکل نہیں کروں گا مخالفت. بھائی لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, کیا کریں گے, کہاں پہ لے کے جائے جانور. لوگ اکا دکا جانور لے کے شہر کی گلیوں کے اندر گھوم پھر رہے ہیں اور ان کو بیچنے چاہیے. یہ انہوں نے ایویں ہی شہر سے باہر کر دیا ہے کہ وہاں پہ جا کے جناب جانور خرید کے لائے, ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہوگا. پتہ نہیں کیڑا ایس او پی, کیڑا سمارٹ لاک ڈاؤن. میں تو 2 ڈبل روٹی دے روز میری بیگم مینوں پیس بنا کے دیندی, وہ بھی انہاں میں لڑنا یار براؤن کر دے یار, وہ انجی دے دیندی, اور میرا پیٹ ہی پھولی جا رہا ہے. تو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن تو نہیں ہوگا, یہ ویسا ہی ہے, ویسا ہی ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام ہے, یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام ہے کہ اس کی آڑ کے اندر نا وہ پیڑ جو ہے نا وہ پھولتا ہی جا رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ پھولتا ہی جا رہا ہے. اب اس کے اندر جس وقت وہ سوئی یوں کر کے لگے گی نا, اس غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی. بالکل سر آپ تھوڑا سا فری ہینڈ کریں, ہم سچ لے آئیں گے سامنے. لیکن آج میں یہی کہوں گا حکومت جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ اس کے اندر پیشنٹس جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں, اور کوئی بات نہیں, عید پر بھی پیشنٹ آئیں گے, ہم سنبھال لیں گے. پھر میں یہی کہوں گی کہ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ حالات بہتر رہیں, تو خدارا آپ لوگ بھی اپنا کردار ضرور ادا کریں, جتنی کیئر آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے باہر تو ضرور جانا ہے, سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور کی خریداری بھی کرنی ہے, پھر گوشت بانٹنے کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں کریں, لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, حکومت پر مت رہیں. بٹ صاحب نے تو مخالفت کرنی نہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ حکومت پر مت رہیں, اپنا خیال خود رکھیں. حالات کہیں سے نارمل نہیں ہے, یہ نارمل جو ہے کہا جا رہا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, ہم باہر پھرتے ہیں, ہم اپنے ارد گرد والے لوگوں کو دیکھتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. تو پھر صرف اور صرف ایک احتیاط ہے جو ہمیں کرنی ہے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. 72 روپے لاگت آتی ہے, 65 روپے کلو چینی کیسے دیں, شوگر ملز مالکان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے. بٹ صاحب یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو پا رہا ہے؟ کبھی آپ شوگر ملز مالکان دیکھ رہے ہیں, کبھی سپر سٹور مالکان دیکھ رہے ہیں, عوام مہنگی چینی خریدنے پر کیوں مجبور ہے؟ تے نہ کھاؤ چینی, اے چاہ دے وچ چینی نہ پا کے پیو, پھکی پی لو, ضرور پانی ہے تسی. بٹ صاحب آگے لوگ جو ہیں بیچارے سڑے ہوئے ہیں, آپ لہجوں میں کرواہٹ لے آئیں گے, آپ کھانے پھیکے کر دیں گے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو سر کریں نا, کیوں چینی اتنی آپ کھاتے ہیں, کیوں شربت اتنا زیادہ پیتے ہیں؟ بھائی چینی کم کھائیں, اپنی صحت بھی اچھی رہے گی. دیکھیں آپ کو شوگر جیسی موذی مرض بھی نہیں ہوگا آپ کو. ایویں آپ چینی, بھائی وہ ٹھیک ہے, وہ 72 روپے ٹھیک ہے, لاگت آتی ہے, بیچیں آپ 65 روپے. بٹ صاحب اب اتنا سپورٹ نہ کریں کہ آپ عوام کو یہی کہہ رہے ہیں
کہ میٹھے سے ہی پیچھے ہٹ جائیں, یہ تو نہ کہیں. تو سر ٹھیک ہے, مان لیا آپ نے آج مخالفت نہیں کرنی, لیکن یہ تو نہ کہنا کہ چینی نہ کھائیں. سر بالکل نہ کھائیں نا. میں دیکھیں صحت کے لیے اچھی ہے, جتنی چینی آپ کم کھائیں گے میں آپ کو بتاؤں آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی. زیادہ چینی کھائیں گے, زیادہ چینی کھانا جو ہے وہ زہر ہے, صحت بھی بہتر رہے گی, آ جائے گی, صحت بھی بہتر رہے گی, جیب بھی بہتر رہے گی. جی جیب بھی بہتر رہے گی. کیونکہ اب آپ یہ مان لیں لوگ چینی کم کھا لیں, سستی بھیڑنی ہوگی. چلے کوئی بات نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, جنہوں نے چینی کم کرنی تھی یا جنہوں نے کچھ اور معاملات کرنے تھے وہ تو لندن بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خام خواہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چینی کم کریں. چینی بھائی کیسے 72 پہ وہ آئیں گے یا لائے جائیں گے, پھر چینی کے بارے میں ہم کچھ سوچیں گے. ابھی آپ چینی کے بارے میں مت سوچیں. چلیں اب یہ تو چیز ٹھیک ہو گئی کہ آپ نے شہریوں کو بھی مشورہ دے دیا. اب یہ جو مالکان کے تحفظات ہیں مجھے یہ بتائیں یہ بجا ہیں یا نہیں؟ کون سے مالکان؟ شوگر ملز مالکان جو کہہ رہے ہیں, ان کے تحفظات, ان کے مطالبات جو یہ قیمت کے حوالے سے سامنے رکھ رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کسی کے کوئی مطالبات نہیں ہے. مطالبات صرف اور صرف پی ٹی آئی حکومت کا ہے کہ عوام جو ہے وہ اب جہاں پہ 1 کلو چینی کھاتے تھے وہاں پہ وہ 1 پاؤ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, اپنی جیب بھی بچائے, ہماری جیب بھی بچائے اور ہمارے بندوں کو بھی بچائے. ٹھیک ہے نا. آپ نے جو ہے وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو اسپیشل چارٹرڈ طیارے پہ علاج کروانے کے لیے گئے تھے 2 ہفتے کے لیے, تو ان کو بھی بچانا ہے. تو ان کے کوئی مطالبات نہیں. آپ کو کس نے کیا مطالبات ہیں ان کے, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. اچھا, حکومت قیمت پر اتفاق کرے, کسی سے اختلاف نہیں. حکومت کا بھی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. نہ حکومت کا اختلاف ہے نہ ان کا اختلاف ہے, تو پھر بٹ صاحب والی آپشن میرے خیال سے بیسٹ رہ گئی ہے. دیکھیں میں آپ چینی استعمال ہی نہ کریں. دیکھیں حکومت یہی چاہ رہی ہے نا, حکومت بچت چاہتی ہے, حکومت چاہتی ہے عوام کی صحت اچھی رہے, کسی کی جیب کے اوپر بوجھ بھی نہ پڑے. ہاں جیب اگر بھرنی ہے, اگر آپ نے خزانہ بھرنا ہے نا تو چلیں ہم عوام کو یہ کہہ دیتے ہیں ان شارٹ, آج ہم وزیر اعظم صاحب والا نعرہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, حالات جو مرضی ہوں آپ چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں. جو مہنگی چیز ہے وہ پھر چاہے چینی ہے آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں, لیکن گھبرائیں نہیں. بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اگلی خبر کی طرف جائیں گے اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے ایکسپو سینٹر انتظامیہ کو محکمہ صحت کا کوڑا جواب. 55 کروڑ کا بل نہیں دے سکتے. انتظامیہ کی جانب سے اتنا بل بھیجنے پر ضلع انتظامیہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. کیا کہیں گے بٹ صاحب؟ کون سا بل, کس چیز کا بل مانگ رہے ہیں؟ بجلی کون سی آ رہی ہے, کون سی بجلی دے رہے ہیں آپ؟ بٹ صاحب ایکسپو سینٹر کی بات ہو رہی ہے. ایکسپو سینٹر تو یہاں پہ کیا کیا حکومت نے, مجھے بتائیں. بٹ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کیا کیا؟ پہلے دن سے راگ الاپا جا رہا ہے کہ ایکسپو سینٹر میں شاہکار انتظامات کیے گئے ہیں, اتنے بیڈز پر مشتمل ہسپتال بنا دیا گیا. تو دیکھیں نا عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا نا. کرونا جو ہوا تھا لوگوں کو, تو کیوں گئے تھے عوام باہر, کیوں نکلے تھے یہ, کیوں انہوں نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی, آپ مجھے بتائیں. نہیں نکلنا تھا نا, نہ نکلتے نہ یہ ایکسپو سینٹر جاتے. تو آپ ایویں مانگ رہی ہیں ہمارے سے, آپ بل مانگ رہے ہیں. یعنی یہ بھی قصور عوام کا ہے؟ تو عوام کا قصور ہے. جب حکومت نے کہا کہ ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹ کریں, باہر نہ نکلیں, تو کیوں نکل کے اپنے سسرال جا کے کھانا کھاتے رہے, اپنی بہن کے گھر جا کے چائے پیتے رہے ہیں, کیوں 6 بچوں کو ایک موٹر سائیکل پہ بٹھا کے آپ نکلتے رہے؟ تو پھر ایکسپو سینٹر ہی جانا تھا نا. بالکل. ایویں آپ کس چیز کا ہم دیں؟ آپ کو پتہ ہے ایک مریض کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں؟ نہیں پتا آپ کو, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں حکومت نے کتنے پیسے خرچ کیے, میں یہ آج آپ حکومتی موقف دیں گے, اور مریضوں نے وہاں پر کیا کیا وہ میں آپ کو سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں. مریض وہاں پر کتنے خوش ہیں, دیکھیں ہم نے عوام کو وہاں پہ اچھی سہولت دی, بیڈ دیے, کھانا دیا. کھانا اگرچہ وہ ٹھیک ہے, ہم نے کسی مخیر حضرات سے منگوا کے کھلایا تھا, لیکن کھلایا تو تھا نا, کھایا تھا نا کھانا. صاحب آپ مجھے بتا دیں گے حکومتی فگر کے ایک مریض پر کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ مجھے صرف وہ حقیقت جو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی, میں اس سے کیسے انکار کروں؟ مجھے یہ بتا دیں. میری عرض تو سنیں نا. دیکھیں ہم نے پیسہ کس پہ خرچ کیا؟ جو پنکھے وہاں پہ چلیں, اے سی نہیں تھا, پنکھے ہی چلائے ہم نے. ہم اے سی اپنے دفتر میں لگا کے بیٹھتے ہیں, عوام کو نہیں. عوام کو
AC दे देंगे तो अवाम सुस्त हो जाएंगे, पंखे लगाए। देखें पंखे किसके लिए लगाए, लाइटें किसके लिए लगाई, वो कोरोना के मरीजों के लिए लगाई ना, जिन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की। अब अगर बिल बन जाता है तकरीबन कोई 54 करोड़ 93 लाख रुपए का बिल बन जाता है, तो मेरी बात सुने, अवाम पे खर्च हुए ना, तो वो एक पर मरीज तकरीबन 9 साढ़े 9 लाख रुपया बना इसका एक मरीज। वहां पे टोटल जो मरीज इलाज हुए, जो मेरे पास डिटेल आई, उसके मुताबिक 600 मरीजों का हमने वहां पे इलाज किया है। तो 600 मरीजों के ऊपर 9 लाख रुपए, यही 9 लाख रुपया हम किसी और अस्पतालों में लगा देते, अपने टीचिंग अस्पतालों में लगा देते, वहां पर आप देखते क्या जबरदस्त सहूलियात आ जाएंगी। देखें मेरी बात सुने ना, तो मैं आपको कह तो रहा हूं, क्यों बाहर निकले लोग, क्यों निकले, क्यों? ये नवाज शरीफ वाला क्यों नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये ना समझिएगा मैं नवाज शरीफ वाला क्यों बोल रहा हूं, ये नवाज शरीफ वाला क्यों नहीं है, ये अवाम भाई हुकूमत का है। तो भाई क्यों निकले आप बाहर? हमने 9 लाख रुपया अपने ऊपर नहीं लगाया, हुकूमत ने अपने ऊपर नहीं लगाया, अवाम पे लगा है। ये खाना दिया आपको, बिस्तर दिया, वहां पे लाइट दी, वहां पे आपको पंखा दिया, तो फिर ये बिल हम क्यों सॉरी टू से ये सारी सहूलियात आप बता रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पर इनकी सारी हकीकत देख चुकी हूं, मैं इससे जो है आपकी बात से बिल्कुल नहीं, वो ठीक नहीं था। आप 9 लाख रुपया कह रहे हैं, एक मरीज पे लगा है, यहाँ पर मरीज जो है वॉशरूम की सहूलत से जो है वो हमने सर वो जाली वीडियो किस तरह से जो है वो शोर मचाते नजर आ रहे थे, और फिर जब सब चीजें खुल के सामने आना शुरू हुई तो आपने वहां पे इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कराने की कोशिश कर रही है। वो सारा झूठ था, वो झूठ था, वो फेक वीडियोस थी, वो पता नहीं कहाँ की, वो इंडिया की वीडियो तो फिर बट साहब जरूरत क्यों पड़ी कि आप वहां पर इंटरनेट सर्विस कोई मुअत्तल करा रहे हैं? मुझे इसका जवाब दे दें। तो वहां पे इंटरनेट सर्विस हमने दी थी, यानी अब आप कह रहे हैं कि ये भी नहीं था। खैर ये सब चीजें तो की गई, जब हकीकत सामने आना शुरू हुई। अब ये मुझे सिर्फ बता दें, बिल कैसे अदा होगा? बिल कौन सा बिल, कह तो रहा हूं कौन सा बिल भाई, मैंने तो पहले कहा कौन सा बिल नहीं देते हम, हुकूमत नहीं देते, जाओ जो करना कर लो। इंतजामिया ने भी जवाब दे दिया, हुकूमत ने भी जवाब दे दिया। सही दिया भाई, हमने अवाम पे लगाया, लेने अवाम से जाके ले, हमने कोई नहीं। मैं यही कहने वाली थी, फिर अगर कोई बिल नहीं देगा तो फिर अवाम तो है, अवाम की जेबों से पैसे निकाल लिए जाएंगे, और अल्टीमेटली हम यही देख रहे हैं भाई वो हम मुख्तलिफ टैक्सों के अंदर लगा के पैसे भेज देंगे, जब हमें अवाम से रिकवर हो जाएंगे ना तो फिर हम दे देंगे, लेकिन अभी ये सब्र करें, अभी नहीं मिलना। बट साहब आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में अपनी खाली जेबें पहले दिखा दी हैं, यहाँ पर ये जेबों से मजीद पैसे निकालने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये जेबों से हमारी पैसे निकलने हैं। आप परेशान ना हो, ये अगर हाथ ये खड़े कर देंगे, बिल नहीं देंगे तो अल्टीमेटली अवाम पर, हम सब पर इसका असर आएगा। मेरी गाड़ी में से ना कोई नीचे जाके निकाल ले, जल्दी से प्रोग्राम खत्म करें, ये ना गाड़ी में से निकाल ले। अगली खबर की तरफ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है, रेस्टोरेंट मालिकान का 18 जुलाई को इस्लामाबाद तक मार्च एहतजाज की धमकी भी दे दी है। क्या कहेंगे बट आए 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 बिल्कुल आए, हम इनको जूस भी पिलाएंगे, पानी भी देंगे, खाना भी देंगे, ये एहतजाज भी करें, जहाँ पे ये बैठना चाहते हैं हम बैठे। बट साहब आपने ड्यूटी देनी है, आपने तो ड्यूटी देनी है, एहतजाज कवर करना है, मैंने कवर करना। आप कैसे मेजबानी करेंगे? नहीं देखिए, मैं मेजबानों में से हूँ, मैंने इनको खाना प्रोवाइड करना है, मैं इनको फैसिलिटेट करूंगा। ये एहतजाज होते रहते हैं, हमने भी किया था, 100 से ज्यादा दिन हम भी वहां पे बैठे थे, क्या समझिए। चले थोड़े दिन ये भी बैठे हैं, हम इनको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। एहतजाज तुजूद से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट साहब लेकिन ये वैलिड रीजन है, अगर इतने सारे लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं जो कि बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स हमने अपना प्रोग्राम भी किया, शादी हॉल मालिकान का मौक़िफ़ जाने की भी कोशिश की, तो कुछ चीज़ें जो उनकी तरफ से बताई गई, SOPs की भी बात की गई, डिस्टेंस मेंटेन करने की भी बात की गई, फिर तमाम आप अपने शादी हॉल को डिसइंफेक्ट भी करा रहे एक गैदरिंग के बाद, फिर आपको ये भी श्योरिटी है कि जो लोग कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप कहीं पर जाते हैं तो आप अच्छा खासा तैयार श्यार होकर, नहा धोकर जाते हैं, सफाई सुथराई का भी आप खास ख्याल रखते हैं। जब ये सब चीज़ें होंगी, जब बाज़ारों में झुरमट पे झुरमट लोगों का रश आप देख रहे हैं, उस जगह पर जहां पर लोग दावा ये कर रहे हैं कि हम डिस्टेंस भी मेंटेन रखेंगे, हम SOPs का भी ख्याल रखेंगे, यहां पर शादी हॉल्स ना खोलने का जवाज क्या है, ये बता दें मुझे। बिल्कुल है, जवाज है। कौन सा डिस्टेंस आप मुझे बताएं। देखिए हमने SOPs बनाए, हमने कहा मास्क लगा के निकलें, ग्लव्स पहने, छोटे बच्चे ना बाहर आए, बूढ़े ना बाहर आए। आप मुझे बताइए, आए बाजार चलते हैं तो हमारे तो रोज की प्रैक्टिस है, हर रोज तो वही है ना। तो मुझे बताएं, हम अगर हॉल खोल देंगे
तो ये मत छोटे थोड़े से बंदे हैं एवं एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने क्या एहतजाज बट करना है साहब फिर बेचारे। ये जो कहा था हमारे सीएम साहब की जानिब से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से भी कि लोगों के रोजगार नहीं हम बंद कर सकते हैं, लोग फाकों पर आ जाएंगे, तो इस कारोबार से भी तो बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं, ये फाकों पर नहीं आए हैं, इनको तो हुकूमती इमदाद भी नहीं मिल रही। खुद मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने कहा था कि इन लोगों को एहसास इमदाद प्रोग्राम में से पैसे दिए जाएंगे, इनके वर्कर्स को तो अभी तक कुछ नहीं मिला। खुद एसोसिएशन के जो सरबराह हैं उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है। देखिए ये एहतजाज कुछ नहीं होता, ये एसओपीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। हम कैसे खोल दें, आम हाल खोल देंगे? हाँ, अगर इनके हाल किसी बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर हैं, कोई बड़ी मॉल्स के अंदर हैं, तो आएंगे हमारे साथ बात करें, हम इनके हॉल्स वहाँ पे खोलेंगे, हम सारा कुछ अलाउ करेंगे। लेकिन अगर इनके हॉल्स छोटी छोटी सड़कों के ऊपर हैं, छोटे छोटे इलाकों के अंदर है, और ये छोटे छोटे लोग हैं, इनको रोटी रोजी से क्या ये तो अब है? एहतजाज के बाद ही पता चलेगा कि नेक्स्ट लेकिन ये आए, हम इनको खाना भी प्रोवाइड करेंगे, पानी भी देंगे, इनको दरिया भी देंगे, सोने के लिए कोशिश करेंगे, बिस्तर यानी खूब मेहमान नवाजी की जाएगी। पार्क्स और इसके साथ साथ मेट्रो नशइयों की अमाजगाह बन गए हैं, दरबार और नहर किनारे भी डेरे डाल रखे हैं। ये आज की बात नहीं है भट्ट साहब, ये तो मैं सदियों से देखती आ रही हूँ, लाहौर में बचपन से देखती आ रही हूँ कि यही पॉइंट है। आप जब कभी भी चली जाएं आपको इन्हीं पॉइंट्स पे यही सूरत हाल नजर रहती है, तो फिर इसमें नया क्या है? देखें, जहाज को लैंड करने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत है। हाँ जी। अब उसको जहाँ पे वो एयरपोर्ट मिलेगा उसने वहाँ पे लैंड कर जाना है। भट्ट साहब आज आप मुश्किल बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, इसमें कौन सी मुश्किल बात की? अच्छा चले आप मुझे बताएं। नहीं, आज आप मुश्किल बातें कर रहे हैं, आप कैसे नाज़रीन ये चीजें समझे? ये तो हर रोज ही हो रहा है, अब आप मिसालें कहाँ दे रहे हैं? नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ ना, देखे ना, जहाज ने लैंड करना है, उसको जहाँ पे खाली जगह मिलेगी वो लैंड कर जाएगा। तो मेट्रो का ट्रैक इस वक्त खाली है, देखिए किसी के तो फायदे में आ रहा है ना, आवाम के फायदे में क्या है? आवाम रिक्शे के अंदर, वैगनों के अंदर गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, ठीक है, तो ये ट्रैक उनके लिए अब हमने मखसूस कर दिए हैं। बिल्कुल। ये अब जितनी देर कोरोना रहेगा ना, ये चलना जी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मेरा ख्याल है सितंबर तक। तो सर्दियां जब आएंगी ना, तो फिर ये चूँकि ट्रैक वो रनवे है, ट्रैक हैं, तो यहाँ पे ठंड पड़ेगी, तो फिर हम अपने इन जहाज़ों को वापस ले लेंगे। भट्ट साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या ये बहुत मुश्किल टास्क है कि हमारे शहर के वो पॉइंट जहाँ पर नशइयों के डेरे होते हैं सभी को पता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की नज़र में भी है, हमारे बहुत से आला हुक्काम हर रोज़ इन्हीं शाहराहों से गुजरते हैं, ये चीजें नजरों से ओझल हैं या खुद ब खुद रखी जा रही हैं? नहीं, देखिए, ओझल तो हमारी नजर से कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामने है। ये तो आप आंखें बंद कर लें तो वो एक अलग बात है, लेकिन इशू ये है कि हमें पता है कि फलां जगह पे, अब अगर हम वहां पे जाके इनको उठाएंगे, इनमें से कोई मर गया तो मेरे पे तो FIR आप दर्ज करवा देंगे। पुलिस कहेगी बताएं इसका पोस्टमार्टम कराना, किस तरह मर गया भाई, आप लेके आएंगे तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी लूँ। तो इसलिए जहाँ पर ये हैं इनको लैंड करने दिया करें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये रियासत मदीना है, इस रियासत मदीना के अंदर जो मर जाए, जहाँ मर जाए, साड़ी जिम्मेदारी नहीं है, बस घबराना नहीं गा तुसी। बिल्कुल, हम बहुत अरसे से ये चीज़ें ऐसे ही देख रहे हैं और ये मेंशन करने के बाद शायद मैं तो ये कहूँगी कि किसी को होश आ जाए, और अनफॉर्चुनेटली अगर इस पर अमल होता भी है तो ये कार्रवाई आपको कुछ ही घंटों, और दिन में अगर कहूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ही घंटों पर आपको मुहित दिखाई देती है। ये तजावुज़ात वाला हाल है, दोबारा से आपको सब कुछ जूं का तू नज़र आता है। ये चीज़ें ख़त्म करना मेरे ख्याल से सबके बस से बाहर हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमारी रियासत इन चीज़ों में मुकम्मल तौर पर हमें जो है वो फेल नज़र आ रही है, तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। अहम खबर आपने जानी, और अभी जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको कहा था कि प्रोग्राम डिज़ाइन जब हम करते हैं तो मकसद ये होता है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके, आपकी रहनुमाई की जा सके। तो आजकल जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अक्सर हमने देखा कि लोग इसका जिक्र भी कर रहे हैं, लोग इसके बारे में पूछ भी रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया से जब लोग ये चीज़ें देखते हैं तो उस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो सामने नहीं आती, मिस गाइड हम एक दूसरे को करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रहनुमाई कर सकें। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, कावासाकी एक डिजीज़ है जिसका हम चर्चा सुन रहे हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इसके केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। ये है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके अलामात क्या हैं, कहाँ से ये बीमारी शुरू हुई है, ये हम डिटेल्स जानेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि डीन और चेयरमैन हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल, प्रोफेसर
डॉक्टर मसूद सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ये कावासाकी बीमारी है क्या? देखिए इसमें मैं क्लैरिटी आपको इसलिए देना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर सिंड्रोम जो कि अभी रिपोर्ट हो रहा है, जो कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद बच्चों में हो रहा है, ये कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम है। ये एक्चुअली कावासाकी डिजीज़ नहीं है। इसको जो नाम दिया गया है वो MISC या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, जिसका मतलब ये कि एक से ज़्यादा बॉडी के सिस्टम्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम मल्टी सिस्टम डिजीज़ या मल्टी सिस्टम सिंड्रोम। चूँकि इसकी बहुत सारी अलामात कावासाकी डिजीज़ से मिलती हैं, इसलिए इसका जो नाम मशहूर हुआ है वो कावासाकी हुआ है। लेकिन ये कावासाकी लाइक सिंड्रोम, जी कावासाकी डिजीज़ तो 1960s में पहले कावासाकी, डॉक्टर कावासाकी थे, एक जापानीज़ फिजिशियन थे जिन्होंने डिस्क्राइब की थी, और तब से हम इसको देख रहे हैं। सही। लेकिन इसके साल में 8, 10, 12 केसेस पूरे साल में हमारे पास आते थे। सही। और ये जब से कोविड का डिक्लाइन शुरू हुआ है, चूँकि ये कोविड वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये जो कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम है, ये वायरस के अगेंस्ट जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो जब एबनॉर्मल हो जाता है तो ये अलामात बच्चों में जाहिर होती हैं। सही। और ये एज आप स्पेसिफिक इसमें बताई जा रही है, वो क्या एज है और फिर इस एज स्पेसिफिक करने की वजूहात क्या है, ये भी हमें बता दीजिए। लेकिन जो कावासाकी डिजीज़ हिस्टोरिकली होती थी ये छोटे बच्चों में होती थी, और ये 5 साल से छोटे बच्चे हुआ करते थे, बल्कि मेजॉरिटी बच्चे 2 साल से कम उम्र थे। ये जो सिंड्रोम देखने में आ रहा है ये 5 से 19 साल के दरमियान देखने में आ रहा है। इसीलिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे जो डेफिनेशन भी की है उसमें उन्होंने यही किया है कि 19 साल से छोटे लोगों में जब ये बीमारी आती है तो ये इन अलामात के साथ आप इसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। सही, हम अलामात की तरफ जाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये चीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि कावासाकी लाइक सिंड्रोम जो है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को होगा जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है इसमें, बल्कि 2 बहुत अहम बातें। एक तो ये है कि हमें स्केयर या खौफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 500 या 1000 बच्चों को कोरोना इन्फेक्शन होगी तो उनमें से एक बच्चे को कावासाकी डिजीज होगी। सही। तो इसका इंसिडेंस इस तरह नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई हजारों की तादाद में या सैकड़ों में ये बच्चे आएंगे। ऑब्वियसली कुछ बच्चे हैं ना जो जिनकी इम्यूनिटी लो है, वो बीमार भी हो जाएंगे, तो अगर हम इन चीज़ों को उसी से जोड़ना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता कोविड इन्फेक्शन के बाद ही है, क्योंकि ये बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है उसके अगेंस्ट। लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे में अलामात हों, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बच्चों में कोरोना वायरस उस तरह से इफेक्ट नहीं करता। 50% से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको ये इन्फेक्शन हुई है। सही। तो इसलिए पेरेंट्स से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, और ये मैं 1-2 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, कि खुदारा इस बात को छुपाएं ना। सही। क्योंकि अगर आप ये बात छुपाएंगे कि बच्चे को उस घर में था जहाँ किसी को कोरोना था, या बच्चे को एक्चुअली कोरोना की अलामात हुई हैं, या उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव था, तो हर 3 सूरतों में ये चीज़ हेल्प करेगी डॉक्टर को ये जानने के लिए कि क्या ये कोविड के बाद हुआ है या ये कोई और बीमारी है। सही। अलामात की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब अलामात बताइएगा कि जब ये अलामात हों तो आपके बच्चे को कावासाकी लाइक सिंड्रोम हो सकती है, आपको डॉक्टर के पास पहली बात तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये ज़रूरी है कि हिस्ट्री में कि उसका कोविड के साथ कोई कॉन्टैक्ट रहा हो। ठीक है। जो अलामात आती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अलामत बुखार है। सही। इन बच्चों में 3 से 4 दिन तक मुतवातर बुखार होता है जो कि हाई ग्रेड होता है। सही। उस बुखार के साथ मेजॉरिटी बच्चों में मैदे के सिम्टम्स आते हैं। सही। पेट में दर्द होगा, उल्टी आ सकती है, दस्त आ सकते हैं। सही। फिर इन बच्चों पे स्किन रैश आती है, इनके खासतौर पर सामने वाले हिस्से पे रैश नमूदार होती है, इनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, इनके होंठ सुर्ख हो जाते हैं, जुबान सुर्ख हो जाती है, और जो आपके नेक के ग्लैंड्स हैं वो कुछ बच्चों में वो भी इनलाज कर जाते हैं। और आपके जो हाथ पाँव हैं उन पे सोजिश आ सकती है। सही। तो जब ये सारी अलामात इकट्ठी आती हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये सारी इकट्ठी आएंगी, इनमें से 2 या 3 अलामत। एक और अहम अलामत है जो कि बाज़ बच्चों में ये मेनिंजिज्म के साथ प्रेजेंट कर रहा है कि बच्चा एकदम से आपको कहेगा मेरी गर्दन स्टिफ हो गई है और मुझे उसके होश में फ़र्क पड़ सकता है, बच्चा थोड़ा सा मदहोश या थोड़ा उसका कॉन्शियस लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। और जो इसका सबसे ख़तरनाक एलिमेंट होता है वो खुदा न खास्ता वो होता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। सही। तो आप शॉक में चले जाते हैं क्योंकि आपका हार्ट इफेक्ट हो सकता है, और अगर आपका खुदा न खास्ता हार्ट इफेक्ट होता है तो वो जो शॉक लाइक सिंड्रोम होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, अगरचे वो होता सब में नहीं है, लेकिन उसको हमने प्रिवेंट करना है। सही। डॉक्टर साहब 8 केसेस अभी तक जो हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं, तो मुझे बताइएगा इन 8 केसेस का किस तरह से इलाज मौलजा जारी है, तरीका इलाज इसका क्या है? जी देखिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो अभी तक 8 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन पूरे मुल्क में 2 दर्जन से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से मेजॉरिटी कराची में या सिंध में रिपोर्ट हुए हैं।
جو بہت پہلا بچہ تھا اس کا ہمیں یہی ہوا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا شروع میں کہ اس کو کووڈ ہوا ہوا ہے, پیرنٹس نے بھی نہیں بتایا, اور جو شروع کی علامات تھی وہ مس ہوگی, اور بائی دا ٹائم بچہ ہمارے پاس آیا تو اس کو ہمیں ریسسیٹیٹ کرنا پڑا. صحیح. الحمدللہ باقی 7 کے 7 بچے ٹریٹمنٹ کے ساتھ, ان میں سے 5 بچے گھر جا چکے ہیں. صحیح, ماشاءاللہ. تو اس لیے اس میں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس کا علاج ہے, کووڈ کا علاج نہیں ہے, وہ وائرل انفیکشن ہے, لیکن یہ چونکہ پوسٹ وائرل امیون رسپانس ہے تو اس کا علاج ہے. ہم اس میں IVIG, اسٹیرائڈز اور دوائیاں ہیں, اور ان دوائیوں سے بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے یہ چیز دوبارہ سے مینشن کر دیجیے گا کہ آپ نے کہا یہ وائرل نہیں ہے, یعنی عام الفاظ میں, آسان زبان میں, یہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں, ایک بچے سے دوسرے بچے میں سپریڈ نہیں کر سکتا. اس سے یہ بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے. جی, اس میں میجورٹی میں سپریڈ نہیں کرے گا. ایک چیز میں مزید آپ کو اس میں کلیئرٹی دے دیتا ہوں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو وائرل انفیکشن ہوتی ہے تو بعض لوگوں میں یہ وائرس 4 سے 6 ہفتے تک شیڈ ہوتا رہتا ہے باڈی سے. تو 70% بچوں میں تو یہ وائرس نیگیٹو ہوگا اور ان کی اینٹی باڈیز پازیٹیو ہوں گی, لیکن 30% ابھی بھی تھوڑا سا وائرس شیڈ کر رہے ہوں گے. تو ہم احتیاط ضرور کریں گے, لیکن اس میں ایک بچے سے دوسرے بچے کو لگنے کا چانس بہت کم ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بخار ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں عام پریکٹس یہ ہے کہ گھر میں بچے کو جب بخار ہو رہا ہے تو آپ سیلف میڈیکیشن پہ آ جاتے ہیں. ایک دن بخار ہوا, دوسرے دن ہوا, ہم اس چیز کو نظر انداز کر جاتے ہیں. تو یہ کتنا خطرناک ہے ابھی کی صورتحال کو لے کے؟ آپ کو نہیں پتا بچے کو کرونا وائرس ہے, آپ کو نہیں پتا کاواساکی لائک سنڈروم میں آپ کا بچہ مبتلا ہے, اور آپ گھر میں اس کی میڈیکیشن کر رہے ہیں. کتنا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں, اس میں ایک تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی بچے کا کرونا میں فیملی سے کانٹیکٹ ہے, اس کو کرونا ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور اگر اس کا کرونا ٹیسٹ کسی سٹیج پہ پازیٹیو تھا, اور ایسے بچے کو اگر بخار ہوتا ہے تو خدا رہا اس پہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں, اس کو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں, کیونکہ وہ پوٹینشلی کاواساکی ڈیزیز ہو سکتی ہے. صحیح. کرونا اٹ سیلف بچوں میں خوش قسمتی سے بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا. 50% سے زیادہ بچے بغیر سمٹمز کے ہوتے ہیں, 30% میں بہت معمولی فلو ہوگا, گلا خراب ہوگا یا کھانسی ہوگی. بہت کم بچے ہیں جن کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, اور وہ بھی زیادہ تر وہ بچے ہیں جن کو کوئی پہلے سے پرابلم ہے. صحیح. کڈنی کی پرابلم ہے, جگر کی پرابلم ہے, ہارٹ کی پرابلم ہے, ان کی امیونٹی کسی وجہ سے لو ہوئی ہے. تو ایسے بچوں کو اگر کرونا انفیکشن ہوتی ہے تو وہ آبویسلی خدا نخواستہ ڈینجرس ہو سکتی ہے. صحیح. صحیح. ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, یہ اب جو حالات ہمارے سامنے ہیں, کرونا وائرس بھی ہے اور پھر یہ ایک اور خدشہ ہے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی طرف لے کر آئیں. علاج تو بات کی بات ہے. اب اس تمام تر صورتحال میں بچوں کے لیے اسپیسیفک احتیاط آپ بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ والدین جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی احتیاط کس طرح سے کریں؟ دیکھیں, احتیاط تو یہی ہے کہ ان کو کرونا ہونے نہ دیا. دیکھیں, کیونکہ یہ پوسٹ کووڈ, اگر ایک دفعہ ان کو کرونا ہو گیا یا ان کا کرونا کا ایکسپوجر ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو قدرت کا نظام ہے کہ 500 میں سے کس بچے کو یہ خدا نخواستہ یہ بیماری ہونی ہے. تو احتیاطیں وہی ہیں جو نارمل احتیاطیں کرونا سے بچنے کے لیے, اور بچوں میں وہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. دیکھیں, 2 سال سے چھوٹے بچے کو آپ ماسک نہیں پہنائیں گے کیونکہ وہ بچے کے لیے ڈینجرس ہوگا, خدا نخواستہ بچے. لیکن جو 2 سال سے بڑے بچے ہیں ان کو ماسک بھی پہنائیں, ان کو سوشل ڈسٹینسنگ بھی سکھائیں. دیکھیں, صفائی نصف ایمان ہے. ہمارے پیغمبر نے تو آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا. ان کو ہاتھ دھونے کی عادت سکھائیں. اگر انہوں نے آپس میں اگر بیٹھنا بھی ہے, کھیلنا بھی ہے, تو وہ ڈسٹینس رکھ کے کھیلیں گے. اور آپ بالکل ابھی, اور آگے عید آ رہی ہے, میں ایک دفعہ پھر پیرنٹس سے بہت پرزور اپیل کروں گا کہ خدا را اس عید کے اوپر اپنے بچوں کو باہر نہ لے کے جائیں, نہ کسی کو گھر آنے دیں. بالکل. اور اپنے گرینڈ پیرنٹس سے, باقیوں سے بچے ضرور ملیں, لیکن ایک ڈسٹنس رکھ کے. اور جو نارمل آپ کی احتیاطیں گھر میں, تو دیکھیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ڈور نابز ہیں ان کو کلین کریں, ڈس انفیکٹ کریں. آپ کا ریموٹ ہے اس کو کلین کریں, ڈس انفیکٹ کریں. جو ڈے ٹو ڈے لائف میں چیزیں ہیں ان کو ڈیلی بیسس کے اوپر آپ نے کلین کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے دیکھنے والوں کو آپ میسج کیا دینا چاہیں گے کہ کب کب بچے میں کیا کیا علامات ہوں تو انہیں فوری طور پر ہسپتال جانا چاہیے, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں میں آپ سے کہوں گا. ایک تو یہ کہ اگر بچے کا بخار ہوا ہے اور 2 دن گزر گئے ہیں یا آج تیسرا دن چڑھ گیا اور بخار اتر نہیں رہا, آپ فوراً بچے کو ہاسپٹل لے کے جائیں. ٹھیک. دوسری صورت میں آج ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے نا, آپ کو الٹی ہے یا پیٹ خراب ہے یا پیٹ میں درد ہے, تو آپ نارملی اس کو لائٹ لیتے ہیں کہ اچھا کوئی چیز کھا لی ہوگی, کچھ کر لیا ہوگا. چونکہ یہ اس کی میجر علامت ہے اس کاواساکی سنڈروم کی, تو ایسی صورت میں بھی میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور بچے کو لے جائیں. آف کورس اگر اسکن ریش آتی ہے یا ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں تو یہ تو الارمنگ چیز ہے, یہ تو آپ کو نظر آ جائیں گی, یا ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں, یہ چیز نظر آ جائے گی. اس صورت میں تو بہرحال آپ نے, لیکن پیغام پھر وہی ہے, خدا را بچوں کو کووڈ انفیکشن سے بچائیں, کیونکہ جب آپ ان سے بچائیں گے, وہ بچہ تو رسک پہ ہی نہیں ہے.
जिसको कोविड नहीं हुआ या जिसका कोविड से एक्सपोजर नहीं हुआ वो तो कावासाकी डिजीज के रिस्क पे ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। एक और चीज़, सीजनल जो हमारी छोटी छोटी बीमारियां हैं उसमें जो बच्चे मुब्तला हो जाते हैं उनकी आप इलाज मुआवजे के हवाले से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या उस पर भी, क्योंकि लोग अब अस्पतालों में भी आते हुए डर रहे हैं कि अगर बच्चे को वो अस्पताल लेकर जा रहे हैं तो कहीं उसको कोरोना वायरस ना हो जाए, तो इस पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, सीजनल बीमारियों के हवाले से सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वैक्सीनेशन के हवाले से। इसमें हमें सीरियस प्रॉब्लम आ रही है कि माँ बाप अपने बच्चों को नॉर्मल वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। सही। खुदारा ये तमाम बीमारियां कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल। अगर आपको मीज़ल्स होता है, आपको मम्प्स होता है, आपके बच्चे को चिकन पॉक्स होता है या आपके बच्चे को खुदा न खास्ता टीबी या कोई ऐसी, तो ये कोविड से बहुत बच्चों में तो कोविड कुछ कहता नहीं है आपको, मेजॉरिटी बच्चों को। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं, उनके हिफाजती टीकों का कोर्स किसी सूरत में मिस ना करें। उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आप एहतियात करके हॉस्पिटल जाएं, अपने बच्चों के भी करवाएं, खुद भी करें। और अगर आपने अपने डॉक्टर से लगवाना है, करीबी सेंटर्स के पास जाना है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना है, तो प्लीज़ ज़रूर जाएं, अपने बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। बिल्कुल, ये वो मामला है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आपने लोगों की रहनुमाई की है, बिलाशुबा ये अमल जो है वो काबिल तहसीन है। लोग इसको अब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस पर अमल अब आप लोगों ने ही करना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वो मामला ये है कि हम देखते हैं कि बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात, ख़ास तौर पर घरेलू मुलाजमीन, उन पर जो है बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है मालिकान की जानिब से। अक्सर हम ऐसा रवैया देखते हैं जो कि सोचना तो दूर की बात है, जब आप उस पर अमल दरामद देखते हैं तो वाकई आपका दिल दहल जाता है। इस तरह का ही वाक़या एक शहर लाहौर में पेश आया, उसकी डिटेल्स में हम जाएंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट इस हवाले से हमने तैयार की है, सादिया खान की, आपको वो दिखाते हैं। चाइल्ड ब्यूरो की कार्रवाई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की रेस्क्यू टीम ने तशद्दुद का शिकार मासूम घरेलू मुलाजमा को बाजियाब करवा लिया। तशद्दुद का शिकार 8 साल घरेलू मुलाजमा सना वाबरा टाउन में हमाद रजा नामी शहरी के घर में मुलाजमा थी। शहरी की जानिब से चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर बच्ची पर तशद्दुद के हवाले से इतला दी गई। और ये जो पीछे गर्दन पे निशान है, यहाँ पानी गिरा है। पानी गिरा है, पाँव दिखाओ। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि बच्ची को चाइल्ड ब्यूरो कोर्ट में पेश करने के बाद अदालती हुक्म पर मेडिकल करवा के मुतलका थाने में FIR दर्ज करवाई जाएगी। इसके केस में पुलिस के साथ मिलकर हम FIR भी करवाएंगे और इस केस को आगे लेके चलेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो इंश्योर करेगा कि कल्प्रिट को, जो मुजरिम है इसमें, उनको जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाए। 8 साल मासूम बच्ची सना 7 माह से इस हमाद रजा नामी शख्स के घर में काम कर रही थी। बच्ची के हाथ पांव और बाजू पर ताज़ा जख्म के निशान के अलावा गर्दन और कमर पर जलाए जाने के निशानात भी हैं। बच्ची ने मालिक हमाद पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि बच्चों का दूध चोरी करने का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस पर जुल्म की इंतहा ये कि मासूम बच्ची को मुसलसल 5 रोज तक भूखा भी रखा गया। कैमरामैन साकिब अली के साथ सादिया खान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मैं तो इस चीज़ को सफाकियत की इंतहा कहूँगी। इंसानियत नाम की चीज़ ऐसे लोगों में नहीं होती। एक बच्ची को, मासूम कली को 5 दिन के लिए भूखा रखना, दूध चोरी के इल्ज़ाम में उसको तशद्दुद का निशाना बनाना, गर्म पानी फेंकना, ये कहाँ की इंसानियत है? अब वो लोग जो कि ये अमल कर गुजरते हैं और बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठ जाते हैं, उनकी साइकी क्या होती है, किस तरह से जो है ये लोग सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं। मुआशरे में तो ये लोग इस तरह का जो है अपना रद्द-ए-अमल सर अंजाम देते हैं, लेकिन इन लोगों की साइकी क्या है, किस तरह से ये दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये जानना और इस तरह के वाक़यात को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, ताहिरा रुबाब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। ताहिरा, आपने रिपोर्ट देखी है, क्या कहना चाहेंगी आप ये रिपोर्ट देखने के बाद? रिपोर्ट देखते हुए तो मुझे लगा कि ये क्या है, यानी जुल्म की इंतहा है कि एक मासूम बच्चा, वैसे ही बच्चे आपके घर में भी मौजूद हैं, आप उन बच्चों के दूध, पैम्पर्स और हर चीज़ का इतना केयर कर रहे हो, मगर वो बच्चा जो आपके बच्चों को लुक आफ्टर कर रहा है, आप उसकी बेसिक ज़रूरतों को भी नहीं देख रहे हो और उसके ऊपर उसको तशद्दुद कर रहे हो। बेसिकली तो शायद ये इंसान होना भी नहीं है कि आप कैसे एक मासूम बच्चे को इतनी बुरी तरह से जो है वो मार सकते हैं। और ऐसे ही वो लोग होते हैं जिसको हम कहते हैं कि साइकोपैथ हैं एक्चुअली ये लोग। इनको दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के ख़ुद मज़ा भी आता है, और फिर ये वो लोग हैं जो कि अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इनका एंगर इतना ज़्यादा होता है कि उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई
आउट पुट जो है ना वो नज़र आता है आपको, आउट ब्रस्ट उसका कहीं ना कहीं नज़र आता है, और वो आउट ब्रस्ट जो है वो समटाइम्स आपकी अपनी फैमिली पे भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे उस इंसान के ऊपर जो कि आपका सबऑर्डिनेट हो, जो कि बेचारा आगे से कोई आवाज़ ना उठा सकता हो और बच्चा हो, तो वो किसी भी हद तक वो वायलेंस और एग्रेशन जो इस बच्चे के ऊपर जो है ताहिरा, निकल मुझे सकता सिर्फ है। इस तरह के लोगों के बारे में बताइएगा, क्या ये वो लोग होते हैं जिनमें गुस्सा बहुत शिद्दत में पाया जाता है, या कोई अपनी अंदर की महरूमियाँ होती हैं? क्या मेंटेलिटी होती है इस तरह के लोगों की जो बहुत ज़्यादा तशद्दुद पसंद होते हैं? दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि अपनी भी महरूमियाँ अपने चाइल्डहुड में भी बहुत ज़्यादा मे बी अब्यूज़ किए गए हों, और उसके नतीजे में उन्होंने ये रवैया जो इख्तियार कर लिया, वो जो एक इंसानियत वाला रवैया होता है, जब लोग बहुत ज़्यादा तशद्दुद किए जाते हैं तो समटाइम्स वो ख़त्म हो जाता है, यानी नमनेस आ जाती है, इमोशंस उतने ज़्यादा नज़र नहीं आते जितने आम लोगों के अंदर होते हैं। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि एक पर्सनैलिटी जिसको हम कहते हैं कि साइकोपैथ है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि साइकोपैथ और एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ वो होती हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुद प्लेजर लेती है या उनको सुकून मिलता है, और फिर उसके ऊपर वो रिग्रेट्स भी नहीं करते कि उन्होंने कुछ किया। ये उनकी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट है कि वो इस तरह के रवैये के साथ जो है हमें नज़र आ रहे होते हैं सोसाइटी में। इस तरह के लोग जो हैं वो जैसे हम ये बच्ची के साथ हमाद साहब वाली जो बात हो रही है, मामले की तह में ऑफ कोर्स जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर जैसे वो लोग जो कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, समटाइम्स उनका अपने एंगर के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं होता। एंगर इतना ज़्यादा होता है कि वो कहीं पे भी आउटलेट कर सकता है, कहीं पे भी निकल सकता है, और वो छोटा सा भी एक ट्रिगर होगा या समटाइम्स ट्रिगर नहीं भी होगा, समटाइम्स उनकी अपनी कोई ज़हनी उलझन होगी, अपना कोई वर्कलोड होगा, वो निकल आएगा। के लोग होते हैं कि जो लोग एकदम से गुस्से का इजहार करते हैं, शदीद गुस्से में आ जाते हैं। एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनको बाद में रियलाइज हो जाता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक लोग वो होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि उन्होंने गुस्सा किया, जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, उस पर बिल्कुल इत्मीनान का इजहार करते हैं। ये वाले जो लोग हैं ये पर्सनैलिटी टाइप होते हैं जिनको बिल्कुल भी रिग्रेट्स नहीं होते कि उन्होंने गलत किया है। जो दूसरे वाले लोग आप बात कर रही हैं, उनका इम्पल्स एक होता है कि उनको एक इम्पल्स आई, उन्होंने उसको रिएक्ट किया, तो जिसके नतीजे में कोई भी नुकसान हमारे सामने जो है वो आ सकता है, किसी को मारना भी हो सकता है। सो जो इम्पल्स वाले लोग हैं समटाइम्स वो रिग्रेट कर जाते हैं, और पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं क्योंकि वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि उनकी पर्सनैलिटी में किसी किस्म का कोई फ्लॉ है, किसी किस्म की उनको तब्दीली की ज़रूरत है, इसलिए वो इस चीज़ पे रिग्रेट भी नहीं करते कि जी उन्होंने कुछ गलत किया है। वो उनके पास हज़ार जस्टिफिकेशन होती है कि उन्होंने ये गलत क्यों किया है। सही। जबकि अगर हम एथिक्स की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, इन एनी केस आप जो कुछ भी है सपोर्ट ही नहीं इन चीज़ों को करते। ताहिरा, मेरी एक चीज़ से आप जो है वो इत्तफाक करेंगी, हमारे इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं, ऑब्वियसली आपका तो बहुत ज़्यादा लोगों से जो है वास्ता पड़ता रहता होगा, हम बहुत ज़्यादा जो है वो तशद्दुद पसंद, गुस्से वाले, एग्रेसिव, हर जगह थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। वो जो एक कहते हैं ना कि आपके अंदर से पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस, वो कहीं इक्का दुक्का आपको नजर आती है। क्यों हम बाय नेचर ऐसे हो गए हैं? वजह क्या है इसकी? बेसिक रीजन क्या है? क्योंकि मैक्सिमम लोग अब ऐसे ही हैं हमारे इर्द गिर्द। बिल्कुल यू आर राइट अबाउट दिस कि हमारा टॉलरेंस लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि हमारा कंपटीशन जो है वो इतना ज़्यादा रेस कर चुका हुआ है कि उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ कि कोई जो है अहमियत अब हमें नज़र नहीं आती, और लोगों में वो जो पोलाइटनेस वाली चीज़ें कभी हम देखते थे अब वो नहीं हैं। आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा पाने की ख्वाहिश जो है बहुत ज़्यादा है, और उस चक्कर में ये वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हुई हैं कि ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ क्या हैं, हमने किस तरह से चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को लेके चलना है। एक तो वजह ये, दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे जो है सबसे बड़ा मसला ये आता है कि ट्रेनिंग नहीं होती लोगों की, ना तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है लोगों की, और ना ही लोगों को इमोशनल मैनेजमेंट सिखाई जाती है। अब ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अब हमने इस चीज़ को ख़त्म करना Exactly. है। मैं इस तरफ आती हूँ ताहिरा, एक अहम खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा दें। मुलाहिज़ा की गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद है। ताहिरा, मुआशरे से इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए, कोई ट्रिक बता दें आप। बेसिकली तो मैं सबसे ज़रूरी जो चीज़ समझती हूँ वो है तरबियत, और वो आती है पेरेंट्स और स्कूल से। हम ये देखते हैं कि हम बड़े बड़े स्कूल्स अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, जी इस स्कूल में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ग्रेड्स क्या आते हैं, लेकिन हम में से कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो ये फोकस नहीं करता कि क्या इस स्कूल में मेरे बच्चे को
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाई जाएगी? क्या इस स्कूल में मेरे बच्चे के लिए कोई काउंसलिंग सर्विसेज मौजूद हैं? क्या टाइम टू टाइम उसकी बिहेवियरल मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग्स होंगी? क्या पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग्स हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को किस तरह से डील करना है? बेसिकली मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि जब आप अपने बच्चे के लिए स्कूल सीख कर रहे हो तो आप डिमांड कीजिए कि क्या अगर आपके स्कूल में नहीं है तो इसको पैदा करें, इसको अरेंज करें यहाँ पे, और या फिर आप ऐसे स्कूल जो है प्रीफर कीजिए जहाँ पे आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, टेलिंग यू द ट्रूथ, कोई टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं है। बच्चे मैंने देखे हैं बड़े अच्छे से अच्छे नामी ग्रामी स्कूल्स के एग्रेशन उनमें ऐसे भरा हुआ है कि कुछ पूछे ही ना, अपने मिजाज के खिलाफ कोई बात आगे जाके ये रवैये जो है मुआशरे में आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ताहिरा, हम इस पे बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है सारा अहमद ने। सारा, बहुत बहुत शुक्रिया, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। सारा, मुझे ये बताइएगा, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, ये एक वाकया नहीं है, घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कार्रवाइयां तभी होती हैं जब मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जब पानी सर से गुजर जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इससे पहले क्यों नहीं कोई प्लान करता? इसकी क्या वजह समझती हैं आप? जी देखिए, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर का, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारे एम्बिट से टोटली बाहर है। हमें कानून फॉलो करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, कानून उसका नाम है PDMC एक्ट, उसी के तहत हमारा ब्यूरो बनाया गया था। उसमें ये चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर का है ही नहीं पार्ट, ना सेक्शन है, तो हम इसमें नहीं इंटरवीन करते। लेकिन हम फिर भी जब अगर किसी चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर, जब कोई बच्चा मुलाजमत पे और उस पर कोई टॉर्चर, किसी किस्म का तशद्दुद या अब्यूज किया जाता है, तो हम जो है गोइंग आउट ऑफ आवर लॉ हम फिर भी उसमें इंटरवीन कर रहे हैं। और जो है जितने वाक़े आए हमें रिपोर्ट में, चाहे वो मीडिया से हो या पुलिस हो, कहीं हमारी हेल्पलाइन पे कॉल आए 1121 पे, हमने उसमें इंटरवीन की। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, हम खुद ही गए थे यहाँ पे, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल आई और हम गए घर में, और जब बच्ची को, सना को, जो 8 साल बच्ची, उसको बाजियाब करवाया। और उसके बाद कल रात को भी एक वाक़या आया, वो बच्ची भी और ये दोनों मेरे साथ ब्यूरो में मौजूद है अभी। सही। सारा मुझे ये बताइएगा, ये अफसोसनाक वाक़े हैं, इनको तो जितना भी हम इसकी हौसला शिकनी करें कम है। अब ये वाक़या आपने बच्ची को तहवील में ले लिया, अब हमने इस तरह के बहुत सारे वाक़यात रोकने हैं। ऑब्वियसली आपने कहा कि उस तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना और मिलकर इदारों के साथ काम करना वो तो ज़रूरी है। तो कुछ प्लान किया जा रहा है कि आइंदा से ये वाक़यात रोके जा सकें? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता होगा कि सिर्फ इस तरह के टॉपिक्स पे चाइल्ड रिलेटेड सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ही है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ही है अभी जो काम कर रहा है, चाहे वो हमारे एम्बिट में आए या नहीं आए। तो ये वाले केस में भी हमने FIR करवाई है, कल हम वी बिकेम द कंप्लेनेंट एंड FIR करवाई और इस केस को भी फॉलो अप करे और वो अरेस्ट भी करवाया है मुलजिम को ना, जिन्होंने ये सना पर तशद्दुद किया है। अब इसके आगे सोल्यूशन क्या है? आपने पूछा क्वेश्चन, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। सोल्यूशन है आगाही पैदा करना, क्योंकि पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट मौजूद है जो 2019 में पास हुआ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पर नहीं रखा जा सकता। बात यह है कि लोगों को, बाकी हमारी शहरियों को इसका पता ही नहीं है कानून का। तो एक तो कानून की आगाही दिलाना, इसके लिए हमने एक मुहिम चलाई पूरे लाहौर में। आपने देखा होगा स्ट्रीमर्स भी पिछले दिनों लगाए हमने, और उसके बाद एक अगली आगाही मुहिम चला रही है, उसमें वीडियो मैसेज भी वायरल हुआ है मेरा अपना, उसमें मैं और एक एक्ट्रेस, हमने एक्टर्स को भी लिया मीडिया से, और हम इसको जाके ताकि लोगों में आगाही पैदा हो कि कानून मौजूद है और आप इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं अगर आप किसी को मुलाजमत पर रख रहे हैं। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो अपने कानून के अलावा जाके जितना कर सकता है वी आर डूइंग दैट, और आगे भी हम जो है वो इन पे कार्रवाई भी करवाएंगे ताकि जो है इसको ऐसी इबरतनाक सजा मिले मुजरिमों को। ऑब्वियसली तभी मुमकिन होगा कि ये वाकयात रोके जा सकेंगे। थैंक यू सो मच सारा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा, गुफ्तगू आपने सुनी, हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम करें। अब मुझे ये बता दें, ये माइंडसेट हम किस तरह से चेंज करेंगे उन लोगों का जो कि तशद्दुद का निशाना बनाते हैं? तशद्दुद का निशाना इससे पहले जो है ना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप पेरेंट्स जो बच्चों को लेबर में डालते हैं, दे आर आंसरेबल। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहली बात ये कि आपने बच्चा इसलिए तो पैदा नहीं किया कि वो आपको कमा के खिलाएगा। अगर आप इस काबिल नहीं थे कि आप अपने बच्चे की परवरिश करते तो आपको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था, असूलन जो बात है। अब जब तशद्दुद एक बच्चे के ऊपर हो गया, एक मासूम बच्चे को आपने एक्सपोज कर दिया थ्रेट्स के साथ,
तो फिर दुनिया तो उसके साथ इस तरह के इससे भी ज़्यादा बहुत जाबराना सलूक करती है। आपको वो एक और बच्ची याद होगी जिस पीर साहब ने 15 साल अपने पास रखने के बाद सेक्सुअल अब्यूज़ किया, फिर एसिड बर्न उसको किया। वो किस तरह के केसेस मैं जो तो हैं, वही मेंशन कर चुकी हूँ, ये एक वाकया नहीं है, हजारों वाकयात इस तरह के एग्जैक्टली। होते हैं। सबसे पहले मैं समझती हूँ कि वो पेरेंट्स जो हैं इक्वली सजा के काबिल हैं जिन्होंने अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर के स्पुर्द किया हुआ है, वो आंसरेबल है इन चीज़ों के लिए। बेशक आपके हालात बुरे हैं, आपको नहीं इस चीज़ के लिए कि आप 10-12 बच्चे पैदा करें, आप एक बच्चा पैदा कर लिए, पेरेंट्स बनना जरूरी है। 10-12 बच्चों के पेरेंट्स भी आप वैसे ही, बल्कि मैं समझती हूँ जितने रिसोर्सेज कम होते जाते हैं आप बच्चों को निगलेक्ट करते हैं और फिर चाइल्ड लेबर जैसी नौबतें आती हैं। सो ये दोनों साइडों के ऊपर पैरेलल चलने की जरूरत है। वो लोग भी आंसरेबल हो जो बच्चों को चाइल्ड लेबर में डालते हैं, वो लोग भी आंसरेबल हो जो बच्चों के ऊपर अब्यूज करते हैं। यानी अगर हम इस मौजूदा केस की बात करें या इससे मिलते जुलते और बहुत सारे केसेस की बात करें तो हम देखेंगे मुलाजमीन जो लोग रखते हैं उनमें से अक्सर एक बड़ा तबका जो पढ़ा लिखा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब वो पढ़ा लिखा होता है तो उसको कानून की कुछ ना कुछ समझ होती है, अगर नहीं समझ होती तो लोग उनको बताते हैं। अगर यानी वो कैसे ये सोच सकते हैं कि वो एक 8 साल की बच्ची जो कि अपने आप को शायद अभी लुक आफ्टर नहीं, अपना खाना पीना नहीं वो सही तरीके से कर सकते, आप उसके अपने घर अपने बच्चों के लिए रखेंगे। सो बोथ पार्टीज, लॉ इन्फोर्समेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझती हैं कि इस तरह के लोगों को वाकई क्या साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल होती है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत भी होती है और मैं समझती हूँ कि वी नीड टू सेट एग्जांपल्स। सही। आपको याद होगा एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन साहिबा ने भी एक बहन भाई के साथ इस तरह की चीजें जो हैं की थी। सो ये पहला वाकया तो नहीं है हमारे पास। अगर हम इन वाकयात से सीखते नहीं और वाकयात पे वाकयात होते जाते हैं तो दैट मीन्स देयर इज अ फ्लॉ इन द लॉ। बिल्कुल। और उसके साथ साथ लोगों के जो रवैये हैं उनको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीनों कैटेगरीज जैसे हम ट्रायंगल बना रहे हैं, गवर्नमेंट, पेरेंट्स और वो लोग जो कि हायर कर रहे हैं बच्चों को अपने पास चाइल्ड लेबर के लिए, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, दे ऑल आर आंसर। बिल्कुल आपने सही कहा। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज तो यही कहूँगी कि प्लीज़ बच्चा जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी। अगर बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में चला जाता है, वो चाइल्ड लेबर में जाता है, तब भी पेरेंट्स आंसरेबल हैं, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस बच्चे को इस दुनिया में लेके आने के लिए। अगर आप बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते ना तो फिर प्लीज़ एक बच्चा और पेरेंट्स होना काफ़ी है। और फिर इसके साथ साथ बच्चों की तरबियत पे फोकस कीजिए। जब तक आप बच्चों की तरबियत ठीक नहीं करेंगे तो इस तरह के वाकयात को हम नहीं रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है। अहम खबर हमारे पास है जी, क्रिकेट फिक्सिंग स्कैंडल पर जवाब मुस्तरद, पीसीबी की जानिब से जवाब मुस्तरद किया गया है। पीसीबी की जानिब से जवाब मुस्तरद कर दिया गया है और जवाब मुस्तरद होने पर सलीम मलिक सामने आ गए। सलीम मलिक ने एतराफ़ का लेटर मंजर आम पर लाने को मुज़ाहका खेज़ करार दे दिया। क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर ट्रांसक्रिप्ट का जवाब दुरुस्त नहीं दिया। ईमेल में कहा गया है कि जवाब गलतियां हैं, जवाब में इसको दुरुस्त करें। जवाब की तैयारी कर रहा था कि ये 2014 का मामला सामने ले आए, सलीम मलिक की जानिब से कहा गया है। और मजीद उनका ये कहना है कि मैं 2014 नहीं 2013 के आखिर में क्रिकेट बोर्ड के पास गया था। जी तो नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने जान ली, सेगमेंट्स शामिल कर लेते हैं। मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जी हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस और इसकी कीमत है 1,64,999 रुपये। और इसके बाद जी हमारे पास है हुआवे P30 Pro, 1,57,600 रुपये इसकी कीमत है। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी ओप्पो फाइंड X2 Pro और इसकी कीमत 1,69,999 रुपये है। और इसके बाद जी वीवो V19, कीमत इसकी है 59,999 रुपीज़। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट आपने जान ली, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे और अगला सेगमेंट हमारे पास है आज के भाव। मार्केट से हसन ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, सब्जियों की कीमतें बताइएगा आज क्या हैं? में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती और जैसे जैसे अब बकरा ईद करीब आ रही है वैसे वैसे जो मसाले की सब्जियां हैं जिसमें टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज,
हरी मिर्च, हरा धनिया शामिल है, उसकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। सरकारी नेफनामे पर टमाटर की कीमत, प्याज की कीमत में इजाफा जो है वो कर दिया गया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो है वो 130 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर प्याज की कीमत की बात कीजिए तो प्याज 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू जो है वो 90 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि हरा धनिया जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हरी मिर्च जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। लहसुन जो है वो 300, जबकि अदरक जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने जारी करदा सरकारी नेफनामे के मुताबिक शहर भर में सब्ज़ियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। उनका ये कहना है कि जो नरखनामा है वो जारी ज़रूर किया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। जबकि दूसरी तरफ जो सब्ज़ी और फल फरोश हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक मंडियों में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में कीमतें कंट्रोल नहीं। ठीक है हसन, थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें आपने बताई। मीट रेट्स की तरफ जाएंगे। जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे, बीफ पर केजी यहाँ पर अवेलेबल होगा 633 रुपये में। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 899 रुपीज़ में। और इसके बाद मटन पर केजी आपको यहाँ से मिलेगा जी 1403 रुपये में। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1649 रुपये में। इसके बाद जी चिकन रेट क्या है वो भी जान लीजिए। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 186, 186, इसका बना हुआ गोश्त 270 रुपये में मिलेगा। और अब शामिल कर लेते हैं एग रेट्स क्या हैं। रिटेल प्राइस 127 रुपये दर्जन है, और अगर आप जाएंगे होल सेल से खरीदारी करने के लिए तो होल सेल पर आप जो है 2 रुपये बचत के साथ 125 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। इसी तरह गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो गोरमे पे 126 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, सब्जियां किस कीमत पे मिल रही हैं और इसके साथ साथ आपके मीट रेट्स क्या हैं, एग रेट्स क्या हैं, ये तो आपने बता दिए। कुछ आगे बढ़ के एक ज़बरदस्त रिपोर्ट हमने आज तैयार की है और वो है मौसम गर्मा का बहुत ही मज़े का फल जामुन। इसकी अहमियत क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मानसून का तोहफा समझा जाता है। ये मारूफ फल बरसात के मौसम में शुरू होता है और इसी मौसम में ही ख़त्म हो जाता है। इस रसीले फल के इंसानी सेहत पर क्या असरात हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे आज की रिपोर्ट में। कैनाल रोड के दोनों तरफ जामुन के बड़े बड़े पेड़। जामुन का फल मानसून की सौगात जिसकी मुद्दत सिर्फ 1 महीना ही होती है। बरसात के मौसम से जरा पहले PHA इन रसीले फलों को तोड़ने की जिम्मेदारी मुकामी ठेकेदारों को सौंप देता है। ये लोग मामूली दिहाड़ी के एवज दिन भर जामुन के दरख्तों से ताज़ा रस भरे जामुन तोड़ तोड़ कर अपने कपड़े की झोली में डालते जाते हैं। मोहम्मद जमील अपने दोस्तों के साथ हर साल नहर किनारे लगे दरख्तों से जामुन तोड़ते हैं। जमील कहते हैं कि बुलंद बाला दरख्तों से जामुन उतारना इंतहाई कठिन काम है, मगर रोजी कमाने के लिए उन्हें ये काम भी करना पड़ता है। काफ़ी मुश्किल है, सीढ़ियाँ लगानियाँ पैंदियां ने, मुश्किल है, डिगन का भी खतरा है, चोट भी लग सकती है, जान भी जा सकती है। ठेके का फायदा यही है कि साड़ी दिहाड़ी चलो निकल आती है और कोई काम सानू लभदा नहीं। असीं फिर जिवें साडा हैगा कि असीं ठेका हर साल लै लैंदे आ, साडी कोई दिहाड़ी बच जाती है, जो कोई एंड ते कोई बच जान, कोई 5000 बचे या 4000 बचे, बस है ही। मोहम्मद जमील के साथ ही सड़क किनारे बड़ी सी टोकरी में इनके तोड़े गए जामुन बेच रहे हैं। इस छोटे से जामुन के स्टॉल पर जामुन खरीदने के लिए आने वालों का कहना है कि ये फल इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। ये मैं शुगर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। जिन लोगों को शुगर होती है ना, वो जामुन है, और ये देसी जामुन है। ये जो नहर पे जो बिक रहे हैं, ये जो नहर पे दरख्त लगे हुए हैं जामुन के, तो ये देसी जामुन है। ये खा लें, ये ठंडक होती है। जिगर मसाने में जो है ना, वो इंसान को गर्मी जो हो जाती है वो नहीं होती। वैसे भी इंसान के लिए बहुत अच्छे हैं, शुगर के लिए अच्छे हैं। पकने के बाद अगर इसे ना तोड़ा जाए तो जामुन का फल खुद ब खुद शाख से नीचे गिर जाता है, जिन्हें चुनने के लिए आम राहगीर भी यहाँ पहुँच जाते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाना हो या बीमारियों से महफूज रहना हो तो जामुन से बढ़ के कोई फल नहीं। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। जी तो अफीफा ने बता दिया है कि जामुन का इस्तेमाल क्यों करना है। आपने अगर चेहरे को आपने खूबसूरत बनाना है, बीमारियों से दूर भागना है, ख़ास तौर पर डायबिटीज़ का जिक्र हमने बहुत ज़्यादा सुना है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इससे बचने के लिए जामुन का इस्तेमाल इंतहाई मौसर करार दिया गया है। अफीफा ने तो जामुन जो है वो खाया भी, हमारे सामने टेस्ट भी किया है और मशवरा भी दे दिया है। तो ज़रूर इस फल को जो है आप खाएँ और बीमारियों से भी महफूज रहें। और साथ ही साथ सीजनल फल जो है वो तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होता है।
अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। अगला सेगमेंट है बचत बाजार। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल्स कहां लगी हैं। सेफायर ब्रांड है जहां पर आप जा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी हमारे सामने मौजूद है। यहां से आप अप टू 50% ऑफ पर खरीदारी कर सकते हैं। निशात ब्रांड है जी, यहां पर फ्लैट 25% ऑफ है। यहां से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। जी, तो सेल्स आपको बता दी हैं कौन कौन से ब्रांड पे हैं। इसके बाद प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। कारफोर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जी ओरियो स्कूल पैक रिटेल प्राइस 120 रुपीज़ 99 प्रमोशन पर अवेलेबल है, यानी 21 रुपये इस पर आप बचा सकेंगे। नेस्ले माइलो और रिटेल प्राइस इसकी है 520 रुपीज़, प्रमोशन पर मिलेगा आपको 443 रुपये में 77 रुपये इस पर भी आप बचा सकेंगे। जी, तो नाज़रीन सेल्स और प्रमोशन भी आपने जान ली। तो हम आपको कहते हैं कि हम आपको रखते हैं बाखबर शहर की हर खबर से, और आपके मामलात, आपके बजट, सब चीज़ें हम मेंटेन करते हैं। अब एक चीज़ ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन भी किया गया है, और अब इस लॉकडाउन के बाद उन इलाकों में सूरत हाल क्या है, ये स्मार्ट लॉकडाउन कैसा है, फ़ाहद की जानिब रुख करेंगे। जी फ़ाहद, बताइएगा, स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में किया गया है, आप कहाँ मौजूद है, यहाँ क्या सूरत हाल है? और जो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई थी अरबों रुपए मालियत से, वो कहीं काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। उनकी कारकर्दगी पे भी ये सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शफीकाबाद के इलाके में डकैती की एक वारदात हुई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू एक मोटरसाइकिल सवार से उसकी मोटरसाइकिल और उसका मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, जबकि एक डाकू जो है। जी, तो नाज़रीन फ़ाहद हमारे साथ मौजूद थे। अभी अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जो कि है माल का हाल। जी, तो नाज़रीन माल के हाल में हम आपको बताते हैं कि डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं, और ये मकसद बताने का ये होता है कि ऑब्वियसली आपने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। बजट आपको बता देते हैं किस तरह से मैनेज किया जाता है। घर बैठ के ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि मज़ीद आपके लिए आसानी पैदा की जा सके। तमाम करेंसी रेट्स आपको जब पता चल जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात घर बैठे ही आपकी हल हो जाती हैं। तो जान लेते हैं करेंसी रेट्स क्या हैं। जी, तो नाज़रीन टाइम हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। आज सैटरडे है, संडे खूब इंजॉय कीजिएगा, अपने आप का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और बार बार एक चीज़ जो कहते हैं जी, आपने गैर ज़रूरी तौर पर घरों से नहीं निकलना, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, मंडे को इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।